गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यहाँ देखो, आज के फिजिक्स कौन सा डे है रे? 23rd डे। टॉपिक है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमारे साथ है सबसे पहले हमारे गेस्ट। इधर आओ। बायोलॉजी के महाज्ञाता, जो फिजिक्स को सॉल्व करने में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। क्वेश्चन इनसे होता सिर्फ एक है, वो भी 5 मिनट पहले से रट्टा मारते हैं। सच बता रहा हूं। इसके बाद जैसे खत्म होगा तो ये बोले दाएं हाथ नहीं बाएं हाथ में करूंगा, हो तो जाएगा सब। और उस एक क्वेश्चन करने के बाद कहेंगे मैं बाकी सब करता, बस आज नहीं कर रहा हूं। तो ये है हमारे रोहित सर। सर जो बोलना है बोल दीजिए। कोई नहीं बच्चों, अभी फिजिक्स का कोई नहीं सोल्यूशन है। मन तो था सभी करने का, बट अभी जैसे कि ये लोग भी मन बना के आए हैं यहाँ, तो ये लोग के साथ सॉल्व करेंगे मिलके। और ये लोग का थोड़ा देखते हैं लोग कितना पढ़ के आए हैं कैसे। चलिए सर शुरू करते हैं। नहीं, पहले ये है अपना सयन। अयन। ठीक है, ये हमारे साथ सॉल्यूशन में जुड़ा हुआ है। ये है पूजा। पूजा भी हमारे साथ सॉल्यूशन में आज जुड़ी हुई है। और ये है अनुश्रुति, जो कभी भी कैमरा के सामने नहीं आना चाहती है। मतलब यहाँ पर आने के बाद भी वो थोड़ा पीछे रहना चाहती है ताकि वो उसका साफ फेस ना आ जाए, है ना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन करेंगे? रोहित सर। नहीं ये लोग कोई करने दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। स्टार्ट सर, कोई दिक्कत नहीं। सर पेन। पेन। सो यहाँ क्वेश्चन दिया है कि व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन फेस ए बी, मतलब इस फेस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ है ऑफ ए ग्लास प्रिज्म। द पाथ ऑफ द ग्रीन कंपोनेंट इज सोन इन द फिगर। सो the path of the green component is shown in the figure. If the green light is just total internally reflected at face AC as shown, then the light emerging from face AC will continue. So green component यहाँ पर total internal reflection दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर जो इसका जो IC है, नहीं मतलब इसका जो म्यू है ग्रीन म्यू जो है ग्रीन कंपोनेंट का, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो ऐसा है कि वो मतलब इसको क्रिटिकल एंगल बना देता है। तो और हमारे पास जो जी का मतलब वेवलेंथ का जो क्या बोलते हैं रेंज है वो होता है विवग्योर जी GYOR। तो इस तरफ से वेवलेंथ इंक्रीज होता है और म्यू डिक्रीज होता है। अगर यहाँ पर म्यू मतलब जितना ज़्यादा म्यू होगा, ग्रीन में अगर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है तो जितना म्यू ग्रीन से अगर ज़्यादा हो रहा है तो अंदर ही रहेगा, और ग्रीन से अगर मतलब म्यू जी से ग्रीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे ज़्यादा कम हुआ तो वो बाहर चला जाएगा। तो इस टेबल या रेंज के अकॉर्डिंग हमें पता लग रहा है कि ग्रीन का म्यूज ग्रीन से ज़्यादा जो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो है ब्लू, इंडिगो और वायलेट, और येलो, ऑरेंज और रेड म्यू ग्रीन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कम है, तो ये बाहर चले जाएंगे और ये सब अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिव। इसका सिंपल मीनिंग में कहना है कि ये जो हमारा वेवग्योर है, ठीक है, ये समझो जिसका भी रिफ्लेक्शन हुआ उसको यहाँ पे मार्क करो। ठीक है, उसका लेफ्ट वाला जो होगा वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब बैक, और उसका राइट साइड वाला जो होगा वो पास कर जाएगा। समझ में बात है? सिंपल समझिए, इसने इतना ही समझाया तुम्हें। और इसी तरीके से आपको याद रखना है, बिल्कुल सही इसका आंसर है कि वायलेट, इंडिगो और ब्लू यहां से रिफ्लेक्ट करेगा इस सरफेस से, और येलो, ऑरेंज एंड रेड विल पास। तो इसने यहाँ पे पूछा कौन कौन पास कर जाएगा, तो बताओ कौन कौन से पास कर जाएगा एसी से। तो येलो, ऑरेंज एंड रेड, देखो कौन सा वाला है, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो दिस इज आवर फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट बात। ठीक है, पक्का? ओके, क्यों 2 नंबर को नहीं समझाओगे? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं करता हूँ, इसके बाद वाला करोगे, ठीक है। लो, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्या चल रहा है ये देखो। एक ऑब्जेक्ट है जो कहीं 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, एक कोएक्सियल कॉम्बिनेशन है दो लेंसेज का। ठीक है, कोई भी दो लेंसेज है, उससे 10 सेंटीमीटर पर है। कॉम्बिनेशन एक रियल इमेज को फॉर्म कर रहा है जो 3 टाइम्स है। अगर रियल इमेज है तो पक्का है कि मैग्निफिकेशन हो जाएगा -3। समझ में आ गया? ओके, अब मैग्निफिकेशन अगर -3 है तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या हम लोग लिखते हैं भाई? इक्वेशन बोल। मैग्निफिकेशन के लिए अनुश्रुति इक्वेशन क्या लिखते हैं?
एफ बाई एफ प्लस यू ना एफ बाई एफ माइनस यू, एफ बाई एफ प्लस यू, ये लेंस के लिए हम लोग लगाते हैं, ठीक है। इफ द लेंस, अच्छा ये यहाँ पर देख लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, यू हमें दिया हुआ है, तो क्या हम लोग इसके और यू के हेल्प से एफ निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली एम के जगह पर -3 रख दे, एफ के जगह पर एफ ही रहने दे, प्लस यू के जगह पर हम लोग रख देंगे -10, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है ना, तो रियल ऑब्जेक्ट है, डेफिनेटली यहाँ पर -10 रखेंगे, मल्टीप्लाई करो, -3f प्लस 30 इक्वल्स टू हो जाएगा ये f, सो -3f को उधर भेज दो, 4f इक्वल्स टू 30, f हो जाएगा 7.5, ये f तुम्हारा कॉम्बिनेशन का है, डन। अब वो कॉम्बिनेशन में है दो लेंस, कितने लेंसेस हैं? दो, उसमें से पहला लेंस और दूसरा लेंस, तो पहला लेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, दूसरे लेंस के बारे में इंफॉर्मेशन है कि लेंस B इज कॉन्केव। अब यहां पर देखो ध्यान से, अपना जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आया है वो है पॉजिटिव, पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका आता है? कॉन्केव का या कॉन्वेक्स का? ऑब्वियसली कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग लेंस का आता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें से वो कह रहा है कि एक तो कॉन्केव फिक्स्ड है, और जो भी कॉन्केव होगा उसका फोकल लेंथ मस्ट बी नेगेटिव, और हमें पता है कि कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो मतलब अनदर जो होगा, जो सेकंड वाला होगा, दैट मस्ट बी विच वन? बोलो तो कॉन्वेक्स, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो इसका फोकल लेंथ को हम लोग मान लेते हैं f1, इसका जो फोकल लेंथ है f2 वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ B इज कॉन्केव विथ अ फोकल लेंथ ऑफ 30, यानी एक तरीके से हमारे पास में f2 का नॉलेज है ऑलरेडी, इट्स इज हैविंग द वैल्यू ऑफ -30, क्योंकि कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अब देखो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमें पता है, इक्वेशन हमें पता है, कॉम्बिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f के जगह पर रख दे 7.5 इक्वल्स टू 1/f1, f1 हमें निकालना पड़ेगा, प्लस 1/f2, f2 की जगह पर रखना है तुम्हें -30, f1 यहां से निकाल लो, ये f1 मस्ट बी पॉजिटिव क्योंकि ये तो कॉन्वेक्स ही होना है। अब यहां पर देख लो, कॉन्केव वाला हो नहीं सकता, बाकी तीनों का तीनों ही कॉन्वेक्स है, एंड आई एम श्योर दिस आंसर यू विल गेट, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a short linear object of length L lies along axis of a spherical mirror of focal length f, ठीक है, फोकल लेंथ f है, कोई भी एक स्फेरिकल मिरर ले ले, इसके एक्सिस पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है L, तो लेंथ ऑफ द इमेज, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसवर्स पोजीशन पर नहीं रखा हुआ है। देखो पोजीशन दो होता है, एक होता है ट्रांसवर्स, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। अगर एक्सिस पे परपेंडिकुलर रखा हुआ हो तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स पोजीशन, एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ हो तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। जब हम लोग ट्रांसवर्स पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऐसे में लेंथ ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज जो होता है वो m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। समझ में बात आ गया? लेकिन ये किस चीज के लिए? जब ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर रखा हुआ हो? ट्रांसवर्स। लेकिन अगर वही लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर रखा हुआ हो तो ऐसे में लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा m स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पे रखने पर यहां पर m इंटू नहीं होता बल्कि m स्क्वायर इंटू होता है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? सो अब इसके हिसाब से हमारा जो ये स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बता, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का m क्या होता है? -v/u, साथ में हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसको f/f-u। यहां पर देखो चार के चारों ही ऑप्शन में f और u ही इन्वॉल्व है, तो लेंथ ऑफ इमेज चाहिए तुम्हें m स्क्वायर, v/u वाला मत लो, ये वाला ले लो, तो f/f-u का होल स्क्वायर इनटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है रे? l। सो यहां पर l रख दे, मैच कर लो कौन सा वाला आंसर आ रहा है। पूजा सही है? कौन सा वाला आंसर आया? डी, यस, ऑप्शन डी करेक्ट आ गया, डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कौन करेगा रे तुम लोगों में से? सब हम ही लोग से करवाओ। अनुसूति चलो, थक गया भाई, चलो फटक से करो। गुड, ये लगा लो, ये साउंड के लिए सर बोलते हैं अभी मैं सॉल्व कर दूंगी। नहीं, इसको लगाने से वो ठीक रहेगा। अब तुमको जो बोलना है बोलो। If the image formed by the convex mirror,
बिल्कुल सही है। इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ दिया हुआ है 30, साइज है 1/4, तो साइज 1/4 है मतलब मैग्निफिकेशन हो गया 1/4। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर, करेक्ट है? हाँ। ओके, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, m का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे बताओ? f minus u करेक्ट है, f by f minus u इक्वल्स टू 1/4। यस, इसको बस सॉल्व करना है। अच्छा, u को यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव? अच्छा, u तो हमसे पूछ ही रहा है ना, u निकालना, और f को क्या रखेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? f को पॉजिटिव, बस f को यहाँ पर पॉजिटिव रख दीजिए, f इज इक्वल टू 30, यहाँ पे 30, u अपने आप यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर से u तुम्हारा नेगेटिव साइन में आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा करेक्ट ही आंसर आएगा। कौन सा आंसर आता है? याद नहीं। याद नहीं है, छोड़ दो, ये लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ये लोग कर पाएंगे। डिस्टेंस है इसलिए मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस है इसीलिए मैग्नीट्यूड, बढ़िया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सयान, तुम कौन सा वाला क्वेश्चन करेगा? रेडी करो खुद से। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं 5th नंबर को। ये कौन सा वाला? यंग्स डबल स्लिट का। लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, 2 मीटर पे रखा हुआ स्क्रीन है। अच्छा, जो कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड ब्राइट टू ब्राइट ही कर रहे हैं ना, देखो तो, ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम वन इंटरफेरेंस कोइंसाइड्स विद अ ब्राइट फ्रिंज ऑफ अनदर वन। मतलब पक्का है कि n1 into lambda 1 d by d must be equal to n2 into lambda 2 d by d, क्योंकि सेम सेटअप में बस क्या हम लोग चेंज कर रहे हैं, वेवलेंथ, है ना? तो कैपिटल डी स्मॉल डी विल गेट कैंसल्ड आउट, सेम पॉइंट पे बन रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर सेम आएगा। तो n1 lambda 1, n2 lambda 2, n1 lambda 1 कितना है रे? सयन बोलते जा, 12,000, n2 into lambda 2 10,000। तो इस हिसाब से n1 by n2 कितना हो गया? 10/12 यानी 5/6। मतलब हम लोग n1 को सेलेक्ट कर सकते हैं 5 और n2 को सेलेक्ट कर सकते हैं 6। n1 by n2 5/6 है। अब इस हिसाब से तुमसे वो पूछ क्या रहा है, तो डिस्टेंस ना, व्हाट मिनिमम डिस्टेंस जहां पर वो कोइंसाइड करेगा, मतलब y का वैल्यू पूछ रहा है। तो ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज के लिए n लैम्डा d by d होता है। तो कौन से वाले? n1 से भी कर सकते हो, n2 से भी कर सकते हो, n1 से ही कर ले। तो इसको हम लोग n1 lambda 1 d by d लिख देते हैं। n1 के जगह पर कितना रखा जाए? 5, lambda 1 के जगह पर 12,000, कैपिटल D दिया हुआ है क्या, देखो तो 2, स्मॉल d दिया हुआ है क्या, देखो तो स्मॉल d, यस 2 mm, बस यहाँ पे रखना है, आंसर आ जाएगा, नथिंग एल्स। डन है? आंसर याद है तुम लोगों को? 6 आता है क्या? ओ आंसर तो याद नहीं है मुझे, चलो आगे देखेंगे, आप लोग कर लो, नहीं आएगा तो फिर मिलो। क्वेश्चन नंबर 6, सैन कौन सा करेगा, जल्दी बताना मुझे। अच्छा 6 में, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर, सभी को करना है, तुम लोग अपने अपने बारी बारी से अपने अपने क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पर तुम लोगों को क्यों बुलाया, थक जाता हूँ अकेले, बूढ़ा हो चुका हूँ, और ये बात सच्चाई भी है, बीच बीच में सर भी आएंगे। अभी मामा जी इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज हाउ मच? 50, f दिया हुआ है 50 मीटर, ओ नहीं 50 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है, माइनस होगा। Then where should the object is placed so that its image is 2 times and inverted? 2 times and inverted मतलब पक्का है वो रियल होगा, यानी m इक्वल्स टू हमें यूज करना है -2। m का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? f by f minus u, this should be equal to -2। f तुमको लेना है, कितना दिख रहा है, u चाहिए, खुद से निकाल दो, ठीक है? यहाँ से u निकालोगे, कितना आता है जी u, बस वैल्यू रखना है, कितना आएगा? -75, ठीक है, -75, ऐसा पूजा का कहना है। चेक, मुझे तो सॉल्यूशन किया हुआ ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। A thin equiconvex lens of refractive index 3/2 and radius of curvature 30। अच्छा, इक्विकॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इक्वेशन क्या होता है रे? r/2 टाइम्स म्यू -1, यस यही है। ओके, f का जगह पर नहीं दिया है कुछ भी, बस रेडियस दे रखा है, लेकिन ये जो हमारा है ना ये इक्वेशन, इसमें म्यू होता है म्यू रिलेटिव। म्यू क्या होता है? म्यू रिलेटिव, क्योंकि यहाँ पर जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2
और उसके सराउंडिंग में अगर उसने पानी रख दिया तो मतलब इधर भी 4/3 और इधर भी 4/3। तो हमें म्यू रिलेटिव अगर लेना हो तो यहां ले लेंगे 3/2 डिवाइड बाई 4/3, सो इट विल बिकम 9/8 म्यू ऑफ लेंस डिवाइड बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग। इज दैट क्लियर? यस। तो बस वहां पे हमें रखना है। तो आर की जगह कितना रखोगे? आर कितना दिया हुआ है? 30। आर की जगह हो गया 30/2 टाइम्स म्यू रिलेटिव की जगह पर कितना आ गया? 9/8 -1, दैट्स ऑल। 9/8 -1 हो गया 1/8। 1/8 इंटू 2 1/4, 4 ऊपर जाएगा, 4 इंटू 30 120, 1.2 मीटर। ठीक है। हमारे रोहित सर जो है वो सॉल्यूशन को देख रहे हैं यहाँ से बैठ के, अब बोल रहे हैं ठीक ठाक कर रहे हैं आप, बढ़िया। सर करेंगे आप? अच्छा आ रहा है, ठीक है। सुनिए, सुन रहे हो ना, दाएं हाथ से नहीं बाएं हाथ से काम है, बस ये वाला आप करिए, अगला वाला जा। क्वेश्चन नंबर 8, a thin convex lens of refractive index 1.5 has 20 cm focal length in air। अच्छा, अगर कॉन्वेक्स लेंस है और अगर वो कुछ ना कह रहा हो, लाइक वो किस तरह का कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम लोग बेकार में किसी और हाईफाई कॉन्वेक्स को एज्यूम नहीं करेंगे, विल एज्यूम इट एज द इक्वी कॉन्वेक्स। ठीक है, विल एज्यूम इट एज द इक्वी कॉन्वेक्स। तो डेफिनेटली हम लोग इसके लिए दिस इक्वेशन को यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फोकल लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 20। तो ये हो गया 20 r/2 टाइम्स म्यू की जगह है 3/2 -1, सो यहां से आ गया 20 इक्वल्स टू r। यानी ये वाला सरफेस का रेडियस भी 20 है और ये वाले सरफेस का रेडियस भी 20 है। r1 r2 दोनों ही 20 है ना। इसके बाद वो कह रहा है इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। तो नया इक्वेशन लगा दो, f इज इक्वल्स टू क्या होता है? r/2 टाइम्स म्यू रिलेटिव -1, r के जगह पर कितना आया है देखो 20, डिवाइड बाय 2 टाइम्स म्यू रिलेटिव के जगह पर कितना आ जाएगा? तो म्यू रिलेटिव अंदर का कितना 1.5 और उसने बाहर में कौन सा लिक्विड रखा है? 1.6। 1.5 डिवाइड बाय 1.6 -1, सॉल्व करो। बड़ा इजी सा सॉल्यूशन है, तुम लोग कर ही लोगे। बाप रे बाप, पॉइंट पॉइंट अगर उड़ा दें कितना आएगा? -160 आ जाएगा। ठीक है, जो भी आ जाए ये -160 आ जाएगा, ऐसा इनका कहना है। सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा बहुत देर से नहीं कर रही है, तुम बैठी हुई आ तो। ओह तुम 10 वाला करेगी, अच्छा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 मुझे ही करना है। A concave mirror of focal length f1 is placed at a distance d from a convex lens of focal length f2। एक कॉन्केव मिरर है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, मिरर का फोकल लेंथ है कितना? f1, उसका फोकल लेंथ है f2। ओके, एक बीम ऑफ लाइट है कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी से आने का मतलब है कि द बीम इज पैरेलल and falling on this combination returns to infinity। okay, मतलब ये कन्वर्ज करेगा, फिर ऐसा जाएगा एंड डेफिनेटली ये रिट्रेस करेगा पाथ को, तभी ये वापस से इनफाइनाइट पे जा सकता है। यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। यहाँ के कॉन्सेप्ट को समझो पहले। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि ये रिट्रेसिंग होगा तभी ये इनफाइनाइट पे जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक बार दोबारा से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जब ये एक लेंस से ये वाला रे पास करेगा तो कहां जाकर के मिलेगा बताओ? इसके फोकस पे। इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ था कॉन्वेक्स लेंस का? f2। तो यानी ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे? f2। अब इससे होने के बाद तब ये आगे जाएगा, तब ये पहुंचेगा किस पे बताओ? मिरर पे। अब मिरर पे पहुंचने के बाद ये तो किसी भी तरीके से रिफ्लेक्ट हो सकता है, लेकिन वो उसको रिफ्लेक्शन में वो ये बोल रहा है कि वापस से रे इनफाइनाइट पे जाना चाहिए। तो इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट पे ही जाना है, तो मतलब जैसा रे आया है वैसा ही जाना है। दैट इज व्हाट द मीनिंग इज। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब रे यहां से जैसे जैसे गया है ना, वैसे वैसे ही ये वापस भी आए। तो वैसे ही वापस आएगा तो इसका मतलब ये फोकस पे पहुंचेगा इसका, फिर फोकस से आगे जाएगा तो फोकस से जाने वाला रे इनफाइनाइट पे पहुंच जाता है। करेक्ट है? ओके, दैट मीन्स
इस मिरर पे ये वाला रे कितना डिग्री पर होना चाहिए बोलो, तभी तो अगर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगा तभी तो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा होने के लिए दिस पॉइंट मस्ट बी सेंटर ऑफ दिस मिरर, है ना। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होना चाहिए, और इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है f1, तो यानी ये कितना हो जाएगा 2f1। सो व्हाट इज द गैपिंग बिटवीन लेंस एंड मिरर बोलो, 2f1 प्लस f2 है क्या ऐसा, यस सी, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर, जल्दी आ, फटाफट फिनिश कर, ये तो ले लो जी जी। A ray of light is incident at an angle of incidence I on one face of a prism of angle A, assumed to be small, and emerges normally from the opposite face. If the refractive index of the prism is mu, then the angle of incidence I is nearly equal to. So हमें दे रखा है कि एक प्रिज्म है और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म A है, assumed and emerges normally, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I से इसमें आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, और इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट। सो अभी ये जाके यहाँ से एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है E, जो भी हो, एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो 90 बना रहा है। तो अगर यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 बना रहा है, मतलब हम पहले तो मतलब यहाँ पर जो R2 आएगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाले साइड पे, अगर यहाँ पर सेकंड सरफेस से वो नॉर्मली अगर निकल रहा है, तो नॉर्मली निकलने का मतलब होगा कि यहाँ पर से जो रे आया ना वो यहाँ से ऐसे मुड़ा, और इस सरफेस पे नॉर्मल मतलब सीधा जाएगा, क्योंकि नॉर्मल मतलब होता है एंगल इज जीरो, R2 0, यस, तो E इज जीरो। यहाँ पर जो E है, E को कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग, नॉर्मल से, तो E भी जीरो हो गया, सो R2 भी कितना हो जाएगा जीरो, और ये वाला एंगल कितना है A। यहाँ पर जो हम लोग नॉर्मल बनाएंगे तो ये वाला जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं R1, तो R1 प्लस R2 कितना होता है A, तो R1 प्लस R2 अगर A होगा तो R2 का वैल्यू तुम्हारा कितना है जीरो, तो इस हिसाब से R1 कितना बन जाएगा A, समझ में आता है। सो R1 A हो गया। अब इस सरफेस पर क्या अप्लाई करोगे तुम, इस सरफेस पे हम वो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो साइन आई, इसका रिफ्लेक्टिव बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, और दिस इज इक्वल टू इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इनटू साइन R1 विच इज इक्वल टू, और साइन R1 साइन आई इक्वल टू म्यू साइन R1 A के बराबर है। साइन R1 ही लिखो, अभी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर एक वर्ड है स्मॉल एंगल, यस स्मॉल है, कहीं पर लिखा हुआ पता नहीं कहाँ, assume to be small, यस ये जो स्मॉल है, तो जब ये एंगल छोटा होगा तो ये भी छोटा होगा, क्योंकि R1 की जगह पर तो A है, यस, तो साइन आई को ऑलमोस्ट कितना लिख देंगे हम लोग, I के बराबर, यस, इक्वल्स टू म्यू इनटू R1 और R1 A। गुड, एक्सीलेंट, एक बढ़िया क्वेश्चन था, दिस वाज द वंडरफुल क्वेश्चन, ठीक है, गुड वन। कम ऐसे तुम लोग जो है हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहती है। ले क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए इक्वल टू FO/FE अगर देखें तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस का कम होना पड़ेगा, FO का ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी ये वाला ज़्यादा होगा। M equals to FO by FE, M equals to FO by FE नहीं होता है माइक्रोस्कोप में, ये होता है टेलीस्कोप में, ठीक है। बट तुक्का देखो कितना लाजवाब है कि एकदम डिट्टो सही जगह पे बैठा है, ठीक है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन किसका है रे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे हम लोग, m इक्वल्स टू लगाएंगे MO इंटू ME। समझ में आता है? हाँ, लेकिन इसका जो ज्योमेट्री है वही कुछ ऐसा है कि हमारा जो ये आई पीस है और इधर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने ही तो हमें ऑब्जेक्ट रखना है। और ये है क्या? माइक्रोस्कोप ना, मतलब जिस चीजों को तुम देख रहे हो वो चीजें बहुत छोटी है। समझ में आता है? तो वो चीजें अगर छोटी है वो इसके पास में रखना होता है। तो पास में रखने का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर देखो, इसमें तुम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखोगे, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन। अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसका जो फोकस है, अगर इसका फोकस सपोज कर लो यहाँ पर आ गया, अगर मान लो, तो फोकस के अंदर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इमेज इधर बना देगा वो। तो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव वाला है, ऑब्जेक्टिव वाले का फोकस को हम लोग छोटा रखते हैं का कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वो किधर लाई करे, फोकस के बाहर, ताकि इसका इमेज इस साइड पे बन सके। मेरी बात समझ में आया? और फिर इस इमेज को मैग्नीफाई कौन करता है? आईपीस, ठीक है। और आईपीस जो फाइनल इमेज बनाएगा वो यहां पर नहीं बनाएगा, इस जगह के जगह पर वो कहीं यहां बना सकता है, यहां भी बना सकता है, कहीं भी बना सकता है, लेकिन वो इधर बनाएगा। मेरी बात समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोगों को जिसके बात कर रहा है लार्ज मैग्निफिकेशन का, तो जिस थ्योरी से तुम फॉर्मूले से यहाँ पर बता रही थी वैसे करके नहीं सोचना है। अच्छा, इसके ऑप्शंस को एक बार सोचो तो, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब मस्ट बी स्मॉल, नहीं स्मॉल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट जस्ट फोकस के बाहर है, तो ये तो दूर पे जाकर के बनाएगा, तो लेंथ तो इसमें लार्ज ही होता है, माइक्रोस्कोप थोड़े लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस शुड बी लार्ज, दोनों का लार्ज होना जरूरी नहीं है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस शुड बी स्मॉल, दोनों का स्मॉल भी होना जरूरी नहीं है। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस मस्ट बी स्मॉलर देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, जस्ट ये एक थ्योरेटिकल आंसर है। समझ में आता है? इसका ये जो है आईपीस का हमेशा छोटा ही होना चाहिए, होना ही पड़ेगा। एक तो यहाँ पर कहीं मस्ट भी लिखा रखा है, मस्ट बी वर्ड होना भी नहीं चाहिए, शुड बी होना चाहिए, इट शुड बी। ये मस्ट बी अप्लाइड होता है टेलीस्कोप पे। समझ में बात आ रहा है? यहाँ पर क्या वर्ड होना चाहिए? शुड बी। यस, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस को नॉर्मली हम लोग छोटा रखते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी शुड बी है और बाकी के 3 ऑप्शंस रॉन्ग है। इसलिए अगर इससे एक अच्छा ऑप्शन मैं बना दूं डी डैश, तो यहां पर ये भी लिखा जा सकता है कि फोकल लेंथ ऑफ आईपीस मे बी ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड दैट ऑप्शन अगर मे बी के साथ लिखूं तो वो ऑप्शन ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। यस, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आईपीस को छोटा ही होना है, मेरी बात समझना, या आईपीस को बड़ा ही होना है। हाँ, जब हम लोग टेलीस्कोप में रखते हैं ना, तो टेलीस्कोप में एफओ को बड़ा होना मस्ट है, लेकिन माइक्रोस्कोप में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर हम लोग मैथमेटिकली जाएं तब मैं अगर समझाऊं तो एमओ के जगह पर हम लोग लिखते हैं एल बाई एफ ओ, और एमई के जगह पर 2 फॉर्मूला लिख सकते हो, डी बाई एफ ई या 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो यहाँ पर होता है डी बाई एफ ई। तो यहाँ पर देखो एफ ई छोटा होने का तो फायदा है, लेकिन एफ ओ पर डायरेक्टली तुम कमांड कर सकते हो क्या? समझ में बात है? तो एफ ई शुड बी स्मॉल, ठीक है, वही यहाँ पर भी कह रहा है, एफ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस शुड बी स्मॉल, लेकिन विदाउट पुटिंग एनी कंस्टेंट ओवर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। मेरी बात समझ में आया? तो मैथमेटिकली भी ऐसा दिखता है। वेरी लकी गर्ल। रॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं। 12 को देख ले भाई। A fringe width of certain interference pattern is this. What is the distance of fifth नहीं sixth dark fringe from the center? तो देखो सेंटर से अगर बात करें तो डार्क का हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस 2n-1 d लैम्डा बाई 2d, तो बस n के जगह पर 6 रख दे। तो यहाँ पर जो d लैम्डा बाई d है उसी को तो हम लोग बीटा कहते हैं ना, तो यानी ये बन गया 2n-1 बाई 2 इंटू बीटा। बस यहाँ पे n के जगह 6 रख, 2 6 12 -1 11 बीटा बाई 2। देख बीटा का वैल्यू दिया हुआ है ये, बस वो यहाँ पे रख दे, यू विल गेट द आंसर।
विल गेट द आंसर ना रे, कि नहीं मिलेगा हमें? मिलेगा, आता है ना? अच्छा जो भी है, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सयन करो तो। Question number 13. A polarized light of intensity I naught. तो initially I naught दिया हुआ है. Initially I naught है pass through another polarizer whose pass axis makes an angle 60 degree बोल रहा है. तो मेलस लॉ के मतलब पोलराइजर से पास होने के बाद मेलस लॉ के अकॉर्डिंग I is equal to I naught. बोलो I is अच्छा इसको ऐसे करते हैं, I इक्वल्स टू I नॉट I naught cos स्क्वायर थीटा. गुड तो यहाँ पे 60 I naught इनटू कितना एंगल है? 60 डिग्री. ओ इतना सिंपल था क्या? हाँ. तुम बहुत स्मार्ट निकला रे, बहुत स्मार्ट निकला ये। आई नॉट इनटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, I naught by 4 होगा. आई नॉट बाय 4, ठीक है। चलो तो अब तुम लोग जो है आजा, तीनों के तीनों तुम लोगों को थैंक्स बोल देता हूँ। जा, तुम लोगों का टाइम नहीं खाऊंगा, मुझे तो मेहनत करना ही है। हाँ भाई, इन तीनों को थैंक यू, इन तीनों ने हम लोगों का साथ दिया है इस, चलो इधर आ, ठीक है, थैंक यू शहन, पूजा, अनुश्रुति, ऑल Thank you, sir. मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 Sir. Two mirrors are inclined at an angle of how much? 50 degree. देखो दो प्लेन मिरर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 50 डिग्री, ठीक है। हमें नंबर ऑफ इमेज रखना है। अच्छा ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है उसका बहुत जरूरी पड़ेगा, लेकिन वो बाद में। ये 50 डिग्री, पहले तो 360 बाय थीटा करने के लिए सीख ले, ठीक है। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 360 बाय थीटा जब करेंगे तो ये वैल्यू तीन टाइप का वैल्यूज बन सकता है। पहला हो सकता है ये इवन नंबर, अगर इवन बना तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो 360 बाय थीटा में से एक को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, अगर ये ऑड बना तो ऑड बनने पर टेंशन है, तो यहां पर दो सिचुएशन को हमें देखना पड़ेगा। दो सिचुएशन में अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक पर है, सिमेट्रिक पोजीशन पर है, तो ऐसे में नंबर ऑफ इमेज जो होता है वो 360 बाय थीटा -1 होता है। लेकिन अगर वो असाइमेट्रिक पोजीशन पर होता है, मतलब मिडिल में, एग्जैक्ट मिडिल में ना होकर के इधर उधर अगर हो, तब नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो 360 बाय थीटा के बराबर होगा। क्लियर है? अब अगर मान लेते हैं ये जो रेशियो है वो फ्रैक्शन आ जाए, तो फ्रैक्शन में तब जो इंटीग्रल पार्ट होता है, तो पहले वो इंटीग्रल पार्ट को लिख लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल पार्ट को लिखा, अब वो इंटीग्रल पार्ट हो सकता है ऑड नंबर हो और ये भी हो सकता है इवन नंबर हो, तो अब वो इंटीग्रल पार्ट को देखो, ठीक है। जैसे यहां पर 50 डिग्री है, तो बताओ 360 बाय 50 करने पर ये आ जाएगा 7.2, करेक्ट है। 7.2 का इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा बताओ तो? 7। तो अब ये जो 7 आया, ये जो फ्रैक्शन का इंटीग्रल पार्ट है 7, तो 7 किस ग्रुप में आता है, इवन में या ऑड में? तो ऑब्वियसली ये ऑड में आता। अगर ये इवन होता तो सीधा सीधा ये लग देते, 7 - 1 यानी 6 होता, लेकिन ये बन गया है ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर पे ऑड वाले तरीके से अप्लाई करेंगे, तो ऑड बनने के बाद तब हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक है या असाइमेट्रिक है। अब यहां पर आ जाओ क्वेश्चन पे, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन द मिरर्स। इन बिटवीन मतलब एग्जैक्टली यहां पर रखा हुआ, मतलब वो सिमेट्रिक पोजीशन पे रख दिया। तो अगर सिमेट्रिक पोजीशन पे रख देगा तब तो फिर हमें ये वाला काम करना पड़ेगा, ये वाला सिमेट्रिक वाला। तब यहां पर नंबर ऑफ इमेज कितना बन जाएगा बोलो? सिमेट्रिक पे रखा हुआ है इसीलिए 6। अगर ये एग्जैक्ट मिडवे पे नहीं रखता, इधर उधर करके रखता, तो आंसर क्या होता? 7। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए आंसर है अपना 6, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। टू थीन lenses of focal length f1 f2 are placed in contact with each other, then equivalent focal length of the combination will be। तो ये तो सिंपल है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो f इक्विवेलेंट, ये f इक्वल्स टू ये क्या ही हो गया, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ।
Question number 16. The radius of curvature of convex face of a plano-convex lens is 12. तो एक plano-convex lens है, फिर हमने क्या किया है उसको, and refractive index of the material is 1.5. Then the focal length. इसका तो डायरेक्टली ही लगा दो ना इक्वेशन, r by mu minus 1, है ना? तो r हो गया इसका कितना, जो कॉन्वेक्स फेस है 12 by mu की जगह पर 1.5 minus 1. Solve it, you will get. ठीक है, चलिए 18 नहीं 17 को देखते हैं. रेडिया ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस आर इन द रेशियो ऑफ 1:2. कन्वर्जिंग लेंस तो यही होता है, ये R1 है, ये R2 है. सो R1 by R2 equals to 1/2. ठीक है, its focal length is 6 and refractive index is 1.5. तो फोकल लेंथ के लिए ये एक इक्वेशन बन गया, 2R1 equals to R2, यानी R2 equals to 2R1. ठीक है, अब हम लोग इसके फोकल लेंथ का इक्वेशन को लगाएंगे. तो 1/f, नहीं f क्या होता है रे, मैं तो भूल भी गया. तो इसका जो फॉर्मूला बनता था, क्या बनता था, 1/f इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. होप सो यही याद आ रहा है मुझे. ठीक है, तो ये फोकल लेंथ दिया हुआ है 6 और ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसीलिए यहाँ पर 1/6 रखूंगा. म्यू रिलेटिव के जगह पर देखो, यहाँ पर म्यू दिया हुआ 1.5, तो यही हो गया म्यू रिलेटिव. तो ये क्योंकि लेंस के बाहर में एयर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं. ये हो गया 3/2 माइनस 1 इंटू 1/r1, क्योंकि ये जो पहला वाला सरफेस है उसका रेडियस, तो ये वाले सरफेस, एक पहला वाला सरफेस का रेडियस को पॉजिटिव लेते हैं, माइनस 1/r2 सेकंड वाला जो सरफेस है उसका जो सेंटर है ना वो लेफ्ट साइड पे आ जाता है. तो हम लोग राइट साइड वाले डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस पॉजिटिव, लेकिन सेकंड सरफेस का रेडियस नेगेटिव, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा -r2, क्योंकि इस इक्वेशन को यूज करने के लिए साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो यानी ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा 1/6 इक्वल टू 3/2 माइनस 1, 1/2 इंटू हो गया 1/r1 प्लस 1/r2. क्लियर है, ये 2 3 जा 6. ठीक है, सो इक्वेशन है 1/3 इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2. दैट्स ऑल. तो इट्स रेडिया ऑफ कर्वेचर. कौन सा वाला आ सकता है भाई, सॉल्व करना पड़ेगा क्या. R2 के जगह पर रख देते हैं 2R1, तो 1/r1 प्लस 1/2R1, तो ये बन गया 2R1, 2 + 1 यानी 1/3 इक्वल्स टू 3/2R1. सो 2R1 इक्वल्स टू 9, सो R1 इक्वल्स टू हो गया 4.5. देख तो 4.5 वाला, यस यही आएगा आंसर. ठीक है, ये तो लेंथी क्वेश्चन था. चलो 18 को देखो. स्पीड ऑफ लाइट जो है m1 और m2 में ये और ये है, तो इससे पहले तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो. तो μ1 हो जाएगा, म्यू होता है c/v, ये फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए. तो μ1 हो जाएगा 3 × 10⁸ बाय v1 हो गया 1.5 × 10⁸. तो ये वैल्यू आ गया 2. सिमिलरली μ2 जो होगा c/v करेंगे, तो यहाँ पर v का वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा 3/2. ठीक है, और रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम m1 टू मीडियम m2 विथ an angle of incidence theta. The ray suffers total internal reflection. Angle of incidence theta is, तो यानी थीटा c हमें पहले निकाल लेना चाहिए. तो साइन थीटा c जो होता है वो क्या होता है बताओ. तो यहाँ पर हमें लिखना होता है म्यू ऑफ रेयर मीडियम बाय म्यू ऑफ डेंसर मीडियम. ठीक है, म्यू ऑफ रेयर बाय म्यू ऑफ डेंसर. तो हम लोग इसी को तो 1/μ करके याद रखते हैं ना. तो 1 होता है एयर का और म्यू होता है डेंसर का, है ना. तो हम लोग जब मान लो दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर. तो म्यू रेयर यानी ये वाला, तो 3/2 यानी 1.5 लिख देता हूँ, और म्यू डेंसर हो गया 2, तो ये हो गया तुम्हारा 3/4. क्लियर है, साइन थीटा सी. सो थीटा सी आ गया, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू है साइन इनवर्स 3/4. क्लियर है, ये हो गया थीटा सी. अब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस,
अगर रिफ्लेक्ट करवाना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना पड़ेगा। अगर रिफ्लेक्शन चाहते हो तो इंसिडेंस शुड बी एट मोर देन क्रिटिकल एंगल, सो आई शुड बी ग्रेटर देन दिस, तो शुड बी ग्रेटर देन दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। The magnifying power of the astronomical telescope for normal adjustment is 50. The astronomical telescope में m जो होता है normal adjustment में FO by FE होता है, FO by FE डन है, और उसका वैल्यू दिया हुआ है 50, तो ये हो गया 50। ओके, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज 2, यानी FO by 2 इक्वल्स टू 50, मतलब FO हो जाएगा 100। ठीक है, FO हो गया 100। क्या पूछा है? द रिक्वायर्ड फोकल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, तो L जो होता है वो FO प्लस FE होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, सिंपल है ये, प्लीज रिमेंबर इट। तो FO हो गया 100 प्लस 2, सो द आंसर इज 102, 102। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A small angled prism of refractive index 1.4 is combined with another small angled prism of refractive index 1.6 to produce dispersion without deviation. Okay, तो अगर हमारा डेविएशन नहीं है तो डेविएशन का इक्वेशन क्या होता है? तो डेल्टा का इक्वेशन होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए। अब दो का कॉम्बिनेशन है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है, तो मतलब पक्का है कि एक का डेविएशन पॉजिटिव में होगा तो दूसरा का डेविएशन नेगेटिव में होगा। मेरी बात समझ आ रहा है? अगर एक ने रे को, अगर मान ले कि रे ऐसे जा रहा है, एक अगर इधर मोड़ेगा तो दूसरा उधर मोड़ेगा, तो दोनों का मिला करके क्या हो जाएगा? 0। समझ में बात है? तो इस हिसाब से ये डेविएशन नहीं आ पाता है। तो दोनों का डेविएशन अगर ऑपोजिट में लाई करता है तभी नेट डेविएशन 0 हो पाता है। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो उसके लिए हम लोग ये समझेंगे कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मस्ट बी 0, तो मतलब डेल्टा 1 शुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा 2। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2। एम आई क्लियर? अब डेल्टा 1 को हम लोग क्या लिखेंगे? तो म्यू 1 माइनस 1 इंटू A1 इक्वल टू म्यू 2 माइनस 1 इंटू A2। अब देखो म्यू 1 कितना है? 1.4, 1.4 माइनस 1 0.4 इंटू A1, A1 शायद नहीं दिया है क्या? स्मॉल एंगल प्रिज्म, अच्छा एंगल ऑफ प्रिज्म 6 इंटू 6 इक्वल्स टू म्यू 2 दिया हुआ है 1.6, 1.6 माइनस 1 0.6 इंटू A2, तो 0.6 ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट उड़ा दे, 6 काट दे, तो A2 होना चाहिए 4 डिग्री। देख तो 4 डिग्री, यस दिस वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को देखो। A magnifying glass of focal length 5 cm is used to view an object by a person whose smallest distance of distinct vision is 25। ये तो नॉर्मल है, कैपिटल डी का वो जो डिस्टिंक्ट विजन के लिए अगर 25 सेंटीमीटर है वो नॉर्मल आई का पहचान है। इफ ही होल्ड्स द ग्लास क्लोज टू द आई, अगर किसी भी चीज को हम लोग क्लोज में रखते हैं ना तो वो आई पे स्ट्रेन डालता है। तो क्लोज टू द आई रखने का मतलब है कि वो जिस पोजीशन का बात कर रहा है दैट वन इज स्ट्रेन्ड आई पोजीशन, स्ट्रेन्ड आई पोजीशन। ठीक है, देन द मैग्निफिकेशन इज, तो मैग्नीफाइंग ग्लास है तो इसका तो सिंपल है, सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा डील करो, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। तो 1 प्लस डी की जगह है 25, एफ की जगह पर है 5, सो द आंसर शुड बी 6। सो द आंसर शुड बी 6, दैट्स ऑल। क्योंकि ऐसा दो ही होता है, अगर मान लो नॉर्मल एडजस्टमेंट होता तो डी बाई एफ होता, और स्ट्रेन्ड आई होगा तो 1 प्लस डी बाई एफ होगा, बस इतना ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। 22, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम स्क्रीन बाय डी। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, यहाँ स्क्रीन है और बीच का गैपिंग है डी, दिस इज द स्क्रीन। इसके बाद कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि इन दोनों के बीच में कहीं पर रख दिया हमने। A convex lens is placed between the object and the screen such that it forms a distinct image of the on the screen. Maximum possible focal length of the convex lens। देखो अगर यहाँ पर डिस्टिंक्ट इमेजेस बनाने हैं
मतलब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए एक मेथड होता है लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड, एक कॉन्सेप्ट है ना लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसको कि हम लोग प्रैक्टिकल फिजिक्स के अंदर रखते हैं। इसमें क्या होता है कि लेंस को तुम यहां से वहां तक शिफ्ट करते हो, लेंस को ये जो है ना यहाँ से वहां तक, इसको हम लोग ऑप्टिकल बेंच कहते हैं। तो ऑप्टिकल बेंच पर लेंस को लेफ्ट से राइट तक लेकर के जाते हो और यहाँ पर इसी जगह पर सिर्फ इमेज को देखते हो, क्योंकि अगर इमेज पहले बना या बाद में बना तो वो इस स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। समझ में आता है? तो इस स्क्रीन पे 2 बार ऐसा इमेज बनता है अगर, तो उसके लिए ये बिल्कुल जरूरी है कि ये जो d है ना, दिस d शुड बी ग्रेटर देन 4f। ठीक है, आपको यहां पर एक्चुअली में 3 कंडीशन आता है, मैं तीनों ही कंडीशन बनाता हूं। अगर ये जो d है लेस देन 4f हुआ, d समझ में आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का डिस्टेंस, अगर d लेस देन 4f हुआ तो हमें इमेज कभी इस स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। ध्यान में रहेगा, नहीं होता तो नोट कर लो इस चीज को। अगर ये d 4f से, f इसका फोकल लेंथ है, 4f से छोटा हुआ तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। क्लियर है? ओके। अगर d इक्वल टू 4f हुआ तो ऐसे में इस ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वहां पर इमेज सिर्फ एक बार बनेगा, ओनली वंस। ठीक है, ओके। d इक्वल टू 4f होने पर इमेज मिलता है सिर्फ एक बार इस स्क्रीन पे। और अगर d ग्रेटर देन 4f हुआ तो ऐसे में इस ऑब्जेक्ट का वहां पर इमेज 2 पोजीशन के लिए मिलेगा, 2 बार बनेगा। ठीक है, सो d शुड बी ग्रेटर देन 4f। यहां पर उसने बोला भी है कि 2 बार ऐसा बन रहा है ना, स्क्रीन सच दैट इट फॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट इमेज, 2 बार बनाने का वो बात कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ये थर्ड केस का बात कर रहा है हमसे। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ, तो ये देखो 4f यहां से सोचो उल्टा करके, शुड बी लेस देन d, तो f शुड बी लेस देन d by 4, तो f शुड बी लेस देन d by 4, वो मैक्सिमम पॉसिबल के लिए बात कर रहा है, इसलिए हम लोग d by 4 पर यहां लिख रहे हैं। साइन अगर यूज करता तो लेस देन लिखते हैं हम लोग। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23, इन वैक्यूम टू ट्रेवल डिस्टेंस d लाइट टेक्स टाइम t, and in medium to travel distance 5d it takes time capital T. The critical angle of medium is, critical angle हम लोग कैसे निकालते हैं? तो sin थीटा c इक्वल्स टू 1 by म्यू, क्योंकि उसने एक जगह वैक्यूम बोल ही दिया। ठीक है, अब हमें बस म्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखो, इन वैक्यूम d डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन टाइम t, तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट तो तुम्हें मिल गया, d बाई t, स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन, वैक्यूम में यही होता है c d बाई t। अब मीडियम में जो है उसमें स्पीड होता है v, तो v को लिखेंगे हम लोग 5d बाई t। बता समझ में आया या नहीं आया? वैक्यूम में डिस्टेंस बाय टाइम, मीडियम में भी डिस्टेंस बाय टाइम, दोनों जगह स्पीड निकल गया। स्पीड निकालने के बाद म्यू निकालो मीडियम का, तो म्यू होता है c बाई v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो c बाई v अगर करते हैं तो d बाई t डिवाइड बाई अगर करेंगे तो कैपिटल T ऊपर जाएगा, 5d नीचे आएगा, d खत्म हो गया, सो यहां पर बन जाएगा कैपिटल T बाई 5t। ठीक है, तो म्यू निकल गया। अब बस यहाँ पे म्यू का वैल्यू रख दे, तो साइन थीटा c, चलो इधर लिखता हूं, तो साइन थीटा c इक्वल्स टू 1 बाय म्यू की जगह पर आ गया t बाई 5t, तो 5t ऊपर चला जाएगा, तो 5t बाई कैपिटल T। ऐसा कुछ है क्या? है ना, ये वाला साइन इनवर्स होगा ही होगा। ठीक है, चलो 24, the angle of a prism is a and one of its refracting surface is silvered। तो ये प्रिज्म का एंगल है, इसके एक सरफेस को सिल्वर करके रखा है हमने। लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, यहां पर पहले वाले सरफेस पर ये 2a एंगल पर ये फॉल कर रहा है, ऑन द फर्स्ट सरफेस रिटर्न्स बैक थ्रू द सेम पाथ, ये सेम पाथ से, है ना, ये जैसे इंसिडेंट होकर के गया वो सेम पाथ पर रिट्रेस कर गया। तो सेम पाथ पर अगर रिट्रेस किया तो मतलब यहां पर क्या नॉर्मल इंसिडेंस हुआ ना, तो अगर वहां पर नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो R2 का वैल्यू कितना बोलेंगे हम लोग? 0। तो R1 ये अगर एंगल A है
तो R1 प्लस R2 A होता है, तो R1 प्लस 0A होगा, तो R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा A। एम आई क्लियर, है ना। अब यहां पर इस सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगा दो, क्योंकि ये वाला एंगल R1 था, अब ये R1 हमें क्लियर है, तो 1 इंटू साइन 2A म्यू साइन आई, है ना, इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1। सिंपल है। तो साइन 2A इक्वल टू म्यू इंटू साइन A। साइन 2A का वैल्यू होता है 2 साइन A इंटू कॉस A इक्वल्स टू म्यू साइन A। तो साइन A खत्म, तो म्यू इक्वल्स टू 2 कॉस A। ठीक है क्या कोई? ठीक है, बढ़िया। A ray enters a glass sphere of refractive index √3 at an angle of incidence 60 degree. ठीक है। A ray is reflected and refracted at the farther surface of the sphere. The angle between the reflected and refracted. तो ये जो sphere का बात वो कर रहा है, ओके, at an angle of 60 degree उसने बोला है। तो यहाँ पर से पहले एक नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन है क्योंकि जो भी सेंटर से पास करेगा वो नॉर्मल लाइन होगा। तो मान लेते हैं कि एक रे जो है वो ऐसे आया, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पर एंटर किया ग्लास स्फीयर में, ना ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर गया, ये वाला एंगल जो होगा ये डेफिनेटली 60 से छोटा होगा। ये दूसरे वाले सरफेस पे पहुंचा, दूसरे वाले सरफेस पर जब ये गया तो फिर से देखो ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब यहां पर से जो पार्ट रिफ्लेक्ट किया, 100% तो कहीं पर भी ना रिफ्लेक्ट होता है ना रिफ्रैक्ट होता है, तो यहां पर से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट किया और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट किया। तो रिफ्रैक्ट किया तो वो ऐसा चला गया, तो ये रिफ्रैक्टेड, ये हो गया, सॉरी, ये हो गया रिफ्लेक्टेड और ये हो गया रिफ्रैक्टेड। ये दो पार्ट में ये टूटा, ऐसा करके तुम एज्यूम करो, ठीक है। ये हो गया क्या, रिफ्लेक्टेड, और ये हो गया क्या बताओ, रिफ्रैक्टेड। हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। क्वेश्चन इज डेफिनेटली अ टफ क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन में से एक है। सबसे पहले आप ये वाला एंगल निकालो, ये वाला, ये आर मान लेते हैं, इसको निकालो। तो 1 यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करो, 1 इंटू साइन 60 इक्वल्स टू, इसका दिया हुआ म्यू है √3 इंटू साइन आर, चलो आर ठीक है, तो ये हो गया √3/2 √3 साइन आर, सो आर आ जाएगा 30 डिग्री, करेक्ट है। √3 काट देंगे 1/2, सो आर आ गया 30 डिग्री। अब अगर ये एंगल 30 है तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, मैं आपको ट्रायंगल दिखाता हूं, ये जो एक ट्रायंगल बना, ये एक रेडियस यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डेफिनेटली इक्वल होगा, तो यानी वो भी एंगल आर बन गया, ठीक है। अब ये अगर 30 है तो ये भी 30। अब बात ये है कि ये जो एंगल है तो ये तो इमर्जेंट एंगल है ई, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर वापस से स्नेल्स लॉ लगा दूं, अगर इस एंगल को निकालने के लिए वापस से स्नेल्स लॉ लगा दूं, लगा तो सकता हूं, लेकिन मैंने गलत जगह पर ई दिखा दिया क्या, रुको तो, ई शायद इस साइड पे ना देख करके, क्योंकि इधर तो स्फीयर है और नॉर्मल लाइन ये है, तो ये वाला ई दिखेगा, सॉरी, नॉर्मल के साथ वाला एंगल ना, यहां से लाइट आया और ये ऐसे चला गया, तो नॉर्मल ये हो गया नॉर्मल लाइन, नॉर्मल के साथ इमर्जेंट रे ये है, तो ये वाला एंगल ई बनेगा। तो एक काम करते हैं, पहले ई निकालते हैं। उसके लिए म्यू साइन आर, यहां स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, म्यू साइन आर इक्वल टू 1 साइन ई, ऐसे करके लिखो। तो ये हो गया √3 इंटू साइन आर हो गया साइन 30 यानी 1/2 साइन ई, यानी यहां से आ जाएगा ई 60, सो दिस एंगल इज 60। आर का वैल्यू तो खैर 30 था ही, तब तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान टाइप का नहीं हो गया। तो देख,
ये अगर 30 और इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट है ये, तो जब ये रे रिफ्लेक्ट किया है तो पक्का ये अगर इंसिडेंस एंगल है तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। एम आई क्लियर? अगर ये रिफ्लेक्टेड एंगल है तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा बोलो? 30। डन है। उधर का वो वाला एंगल कितना है? 60। ये पूरा एक लाइन को देखो ध्यान से, ये हो गया नॉर्मल लाइन, ये 30 डिग्री, वो 60 डिग्री। पूछ रहा है ये वाला एंगल कितना होगा? ये तीनों को मिला करके 180 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए ना। तो ये अगर तीनों को मिला करके 180 होना चाहिए, तो 30 प्लस इसको थीटा मान लो प्लस 60, तो आंसर क्या बनना चाहिए? हम लोग थोड़ा सोच लें। 30 प्लस थीटा प्लस 60 शुड बी 180, तो थीटा होना चाहिए 90। 90 का कोई ऑप्शन है? यस। ठीक है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है, दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट 26 पे चलते हैं। An air bubble in a glass slab with refractive index 1.5 is 5 centimeter deep when viewed from one surface and 3 centimeter deep when viewed from other surface. तो ये समझो कि एक ग्लास स्लैब है, यहाँ पर एक एयर बबल है, इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। तो इधर से देखने पर जो दिखता है अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है? d by म्यू, याद होगा। तो एक तरफ से देखने पे 5 दिखता है, तो 5 इज इक्वल्स टू d1। अगर इसका डिस्टेंस इधर से मैं d1 लिखूं तो ये बन जाएगा d1 बाय म्यू। ठीक है, समझ आया? तो d1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 म्यू। तो 5 इंटू म्यू कितना है रे? म्यू कितना है? 1.5, तो ये हो गया 1.5, तो ये हो गया 7.5, तो यहां से d1 आ गया। ऑपोजिट तरफ से अगर देखें तो वो मान लेते हैं d2, तो वहां से 3 सेंटीमीटर पे दिखता है, तो वहां पर से अगर मैं बोलूं तो 3 इज इक्वल्स टू d2 बाई म्यू, तो d2 इज इक्वल्स टू 3 म्यू, तो 3 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, 4.5 यहाँ हो गया 7.5, तो टोटल होना चाहिए 12, सो टोटल इज 12। ठीक है, ओके। Question number 27. Refractive index of the material of a prism is √2. And the angle of prism is 30 degree. One of the two refracting surfaces of the prism is made mirror inward by silver coating. ठीक है, ये हो गया अपना प्रिज्म, इसको हमने सिल्वर कोटिंग कर दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दिया हुआ √2, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है 30 डिग्री। Okay, a beam of monochromatic light entering the prism from the other surface will retrace its path. फिर से वही रिट्रेसिंग वाला सिचुएशन है, तो रिट्रेसिंग होने के लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर आना चाहिए। इस पेपर में रिट्रेस वाले या तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली समझो कि रिट्रेसिंग वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को सीख जाओ कि अगर रिट्रेस करना है तो जहां से रिट्रेस करना है लास्ट वाले सरफेस से वहां पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होना पड़ेगा, और परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होकर के तभी वो रिट्रेस हो पाना पॉसिबल है। तो जहां से भी रिट्रेस हो रहा है ना, तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर हुआ तो यहाँ पे R2 को कितना लिखेंगे हम लोग? 0। ठीक है, सो R1 प्लस R2 कितना होता है? R1 प्लस R2 A के बराबर होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो यही है R1 एंगल, तो R1 प्लस 0 इक्वल्स टू A का वैल्यू है 30, तो यानी R1 हो गया 30। ठीक है, so a beam of monochromatic light entering the prism from the other surface will retrace its path if angle of incidence, तो I हमें पूछ रहा है, तो यहाँ पर अगर ये एंगल I है, स्नेल्स लॉ लगाओ। तो स्नेल्स लॉ अगर लगाएंगे तो 1 इंटू साइन I इक्वल्स टू म्यू, म्यू हो गया √2 इंटू साइन R1। ठीक है, तो ये हो गया साइन I इक्वल्स टू √2 इंटू साइन R1 यानी साइन 30, साइन 30 बोले तो 1/2, ये कटेगा 1/√2 बनेगा, तो I हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, चलिए 28 पर आते हैं। टू आइडेंटिकल ग्लास equiconvex lens of focal length f each are kept in contact. The space between the two lenses is filled with water. The focal length of the combination. ये देखो, एक equiconvex lens ये हो गया, दूसरा equiconvex lens ये हो गया, इसके बीच में हमने पानी भरा है। तो एक बात को तो पहले ध्यान में रखो
मैं तुम्हें एक ट्रिक यहाँ पर जरूरी है कि एक ट्रिक मैं तुम्हें समझा दूं। अगर कभी भी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का बात करें, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का बात करें जो कि ग्लास का बना हुआ है, जिसका म्यू कितना है 1.5 है, तो इसका जितना फोकल लेंथ होगा ना उतना ही हर एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। ये हम लोग कितना बार कैलकुलेशन करेंगे, डायरेक्टली अगर याद हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वही उसका हर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। तुम फॉर्मूले लगा करके चेक कर सकते हो, r/2 टाइम्स म्यू माइनस 1, तुम्हें f इज इक्वल्स टू r आ जाएगा, म्यू की जगह 1.5 रख दो, उससे दिक्कत नहीं। बट ये कॉन्सेप्ट याद हुआ, अगर ये ग्लास का बना हुआ है यानी अगर ये 1.5 है तो फोकल लेंथ और रेडियस सेम होता है। ठीक है, चलो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग उसको यूज करेंगे। अब उसने बोला कि ऐसा दो लेंस है और दोनों लेंस के बीच में हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया। यहाँ पर हमने पानी भर दिया, तो देखो क्या हुआ, ये एक लेंस हुआ जो इधर वाला है, फिर ये जो बीच में जो हमने भरा वो कुछ ऐसा टाइप का दिखने लगे, ये पानी का बना हुआ लेंस है। और फिर उसके बाद में एक लेंस है, तुम इसको तीन लेंस का कॉम्बिनेशन समझो। नाउ यू कैन ट्रीट इट एज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेंसेज। इसमें से पहला लेंस का फोकल लेंथ तुम्हें पता है, अंतिम लेंस का भी फोकल लेंथ पता है, इसका फोकल लेंथ पता नहीं है, लेकिन इसका जैसे ये वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा ना, r, तो ये r का वैल्यू भी तो f के बराबर होगा। अभी भी बता ना तुम्हें कि अगर ये ग्लास का बना हुआ है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मतलब हर एक सरफेस का रेडियस f के ही बराबर होता है। तो ये r1 r2 f के बराबर है, तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस तो सेम ही है, यहां पर से देखो। तो मतलब इस सरफेस का रेडियस तुम्हें मिल गया, ये जो r1 है, इस सरफेस का रेडियस भी मिल गया, r2 है। r1 और r2 का वैल्यू f के बराबर होगा, r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू f के बराबर है ये। ठीक है, अब इसका फोकल लेंथ पहले निकाल। तो ये अगर फोकल लेंथ को मैं f2 नाम दे दूं तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे -r/2 टाइम्स म्यू माइनस 1, तो इसका म्यू होता है 4/3, तो 4/3 माइनस 1। तो अब इस r के जगह पर तुम ये f को रिप्लेस कर दो, तो ये माइनस f हो गया और यहाँ पर हो गया 4/3 माइनस 1 यानी 1/3, 1/3 इंटू 2, तो ये 2/3 बनेगा, 3 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -3f/2। ठीक है, तो मिडिल वाला जो बनेगा उसका हो गया -3f/2। अब पहला लेंस, दूसरा लेंस और तीसरा लेंस, अब तीनों का इक्विवेलेंट हमें चेक करना है। तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ठीक है, तो 1/f1, f1 की जगह f रख दो, प्लस f2 के जगह पर कितना आया -3f/2, तो उसको माइनस के ही साथ रखना, क्योंकि ये तो देखो ना, ये जैसे मान लो कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है तो ये तो कॉन्केव लेंस बन रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस नहीं है बल्कि ये एक्चुअली में एक तरीके से माइनस ही आ जाएगा, क्योंकि वो वाला माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा 2/3f, 1 बाय करेंगे तो फिर प्लस 1/f, यहाँ पर से सॉल्व करेंगे तब यहाँ से f इक्विवेलेंट आएगा। तो f इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 3f/4 प्रोबेबली, मुझे तो यही लग रहा है, देख लो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली पोलराइज्ड। रिफ्लेक्टेड लाइट अगर टोटली पोलराइज हो रहा है तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो वो ब्रियस्टर्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ब्रियस्टर्स लॉ में आई इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू डायरेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन द गिवन डायग्राम। अब ये थीटा, इसको अगर निकालना है, यहाँ पर देखो ये अलोंग द सरफेस चला गया, इसको तुम जो है वो वाला जो है ना एक TIR वाला जो एप्लीकेशन था, TIR में एक ऑप्टिकल फाइबर नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो ऑप्टिकल फाइबर वाला फॉर्मूले को तुम्हें यहाँ पर यूज करना है। याद है तुम्हें, इसको कहते थे कोर, इसके सराउंडिंग को हम लोग क्या बोलते थे, क्लैड। ठीक है, और इसको हम लोग कहते थे सराउंडिंग। तो यहाँ पर ये जिस एंगल पर इंसिडेंस करता था दैट एंगल का फॉर्मूला, जिसको हम लोग एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस भी कहते हैं, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच इट विल गेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसा टाइप का। तो ये जो एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस था उसके लिए हम लोग इक्वेशन यूज करते थे, sin i इक्वल्स टू
रूट अंडर म्यू कोर का स्क्वायर माइनस म्यू क्लैड का स्क्वायर बाय म्यू सराउंडिंग। ठीक है, तो यहां पर समझो कि ये तो हो गया कोर, क्लैड में समझो तुम एयर है, और सराउंडिंग में भी समझ लो तुम एयर है। ठीक है, ऐसे करके तो अभी यहां पर लिखेंगे हम लोग साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू कोर के जगह पर लिख देंगे 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर माइनस क्लैड के जगह एयर है ना, तो 1 का स्क्वायर, और सराउंडिंग में भी तो वही है एयर, तो हो गया। तो 2/3 का स्क्वायर मतलब हो गया 4/3, 4/3 माइनस 1, 1/3 यानी 1/√3 टाइप का बनेगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस कॉन्सेप्ट को सीखना है तुम्हें, है ना, ऑप्टिकल फाइबर वाले कॉन्सेप्ट को। तो नेक्स्ट पे चलता हूँ। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस वो दिया हुआ है, तो यानी थीटा सी दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5, तो मतलब ये हो गया साइन थीटा सी 3/5, 3/5 जिसका वैल्यू होता है 1/μ, 3/5, तो म्यू हो गया तुम्हारा 5/3। ओके, अब क्या पूछ रहा है, पोलराइजिंग एंगल ऑफ द मीडियम एज, तो वो ब्रेस्टर्स लॉ से, तो tan i इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू, तो i इज इक्वल्स टू i मस्ट बी इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, तो tan इनवर्स 5/3, tan इनवर्स 5/3, ये वाला सेकंड ऑप्शन। ठीक है, 32 को हम लोग देख लेते हैं। The slit width when a light of wavelength 6500 angstrom is incident on a slit if first minimum for red light is at 30 degree। स्लिट का विड्थ पूछ रहा है, स्लिट का विड्थ पूछ रहा है व्हेन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो ये YDAC का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर वहां पर होता YDAC में तो स्लिट के बीच का गैपिंग पूछता है, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। यहाँ स्लिट के विड्थ का बात कर रहा है, पक्का ये क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन का। आधे लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा कि ये क्वेश्चन डिफ्रैक्शन का है। ठीक है, यकीन मान लो और अपने दिल पे सच सच हाथ रख करके बोल कि क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया था कि ये डिफ्रैक्शन का है। ठीक है, ओके। अब वो कह रहा है पहला मिनिमा 30 डिग्री पर बन रहा है, तो स्क्रीन याद करवाया था ना, तो सेंटर पर बनता है सेंट्रल ब्राइट, इसके बाद यहां बनता है D1, तो यहां जो बनता है D1 उसके लिए मैंने आपको बोला था कि साइन थीटा जो होता है, पहले यहाँ पर डेल्टा एक्स को याद करो, डेल एक्स मैंने क्या बोला था, ये जब डिफ्रैक्शन में जहां पहला डार्क बनता है तो वहां पर डेल एक्स बनता है कितना, बोल, लैम्डा, करेक्ट है। तो साइन जो होता है साइन थीटा यहाँ के लिए, तो साइन थीटा क्या होता था, डेल एक्स बाय ए, ऐसे ही होता था ना, ये देखो ना, ये विड्थ हम लोगों को ये चाहिए होता है। ठीक है, तो ये डेल एक्स बाय ए यानी लैम्डा बाय ए, ये है इसका एंगुलर पोजीशन। ठीक है, वो एंगुलर पोजीशन का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। पहले इस कॉन्सेप्ट को अपने नोटबुक से रिकॉल करो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कहीं कुछ इसमें मिस नहीं होना चाहिए। तो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू लैम्डा के जगह पर दिया हुआ है 6500 इंटू 10⁻⁻10 बाई ए, तो ए निकल जाएगा। सॉल्व करके ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तेज तोड़ देंगे, साइन 30 तो 1/2 होता ही है, तो 6500 इंटू 10⁻⁻10 बाई ए निकल जाएगा, 65 टू जा 130 ना, 1.3 यही बनेगा आंसर। ठीक है, ओके, बट ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो, in a single slit diffraction the width of the slit is made doubled its original width, then central maxima, तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है बीटा सेंट्रल वो होता है 2 लैम्डा डी बाई ए, उसने बोला ए को वो डबल करेगा, ए को बढ़ाएगा तो बीटा तो घटेगा, मतलब वो जितना रेंज में था उससे छोटा बन जाएगा, तो वो नैरोवर बनेगा, नैरोवर में से कोई एक होगा। लेकिन अगर तुमने इस स्लिट का, ये जो होता है ना इसमें जो ये जो स्लिट होता है, ये जो स्लिट होता है, इस स्लिट के गैपिंग को अगर बढ़ा दोगे तो लाइट जो होगा वो फेंट करेगा, फेंट। ठीक है, वो शार्प नहीं होगा बल्कि लाइट फेंट करते जाएगा, तो फेंटर होगा और नैरोवर होगा। दिस वन विल बी द करेक्ट वन। 34 कलर्स अपीयर ऑन अ थिन सॉफ्ट फिल्म, ये जो मान लो कि सॉफ्ट फिल्म नहीं होता है,
सोप बबल्स जो हम लोग बनाते हैं, गुब्बारा टाइप का सोप सॉल्यूशन ले लिया और ऐसे करके जो हम लोग मारते हैं तो वो बबल्स बनता है सोप का। तो उसमें कभी देखना सनलाइट में अगर उसको छोड़ दो तो आपको कलर्स अपीयर होगा। बल्कि अगर एक सॉफ्ट सॉल्यूशन भी बना लो तो सॉफ्ट सॉल्यूशन के ऊपर में भी तुम अगर उसे सनलाइट में छोड़ दोगे तब भी तुम्हें कलर्स दिखेगा। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है? तो इट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। इट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। देखो क्या होता है इसमें कि ये सोप बबल है ना, इसमें दो सरफेस होते हैं, यहीं पर ये फिल्म होता है। देखो इसमें मैं अगर तुम्हें एग्जैक्ट फिनोमेना जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी लाइट आया ना वो इस बीच में ऐसे ऐसे करके ये रिफ्लेक्ट मारता है। कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, पार कर गया इधर, कुछ नहीं किया, तो जो पार कर गया वो वाला कलर अपियर होने लग गया, बाकी नहीं हुआ। इस तरीके का फिनोमेना होता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि ये इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, उसका इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, इतना आंसर बस थ्योरेटिकली आपको ध्यान में रखना चाहिए। 35 पे चलते हैं। In the case of light wave from two coherent sources S1 S2, there will be constructive interference at an arbitrary point P if the path difference। क्या है कंस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल एक्स होना ही चाहिए, कितना बोलो? एन लैम्डा। डेल एक्स कितना होना चाहिए बोलो? एन लैम्डा। ठीक है, नाउ 36 के लिए हम लोग क्या करेंगे? 36 में okay, in Young's double slit experiment the two slits are separated by 1 mm and the screen is placed 1 meter away। fringe separation for blue light of wavelength this। fringe separation मतलब fringe width। फ्रिंज सेपरेशन मतलब एक ब्राइट यहाँ एक ब्राइट वहां, तो कंसेक्यूटिव दो ब्राइट के बीच के गैपिंग को ही तो फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो यानी ये बीटा पूछ रहा है, यानी वो हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा तो दिया हुआ है 500, कैपिटल डी दिया हुआ है 1 मीटर, स्मॉल डी दिया हुआ 1 mm। डायरेक्टली रखिए आपको आंसर मिल जाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, 37 पे आ जाओ। A Young's double slit setup for interference is shifted from air to within water, then the fringe width। अगर उसको हम लोग शिफ्ट करते हैं वाटर में तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और उससे वेवलेंथ का वैल्यू घट जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ जो होता है वो होता है लैम्डा डी बाई डी। तो जैसे ही ये लैम्डा कम हुआ तो फ्रिंज विड्थ भी घटेगा, तो इट विल डिक्रीज। ठीक है, चल नेक्स्ट पर आ जाओ 38 पे। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम one of the slit is doubled the intensity from the other slit। The ratio of the maximum intensity to the minimum intensity in the interference fringe pattern observed is। अबे ये कहाँ से ऑप्शन उठा करके पड़ गया? ये तो मैंने बदल दिया था, ये बदला था कि नहीं बदला था पता नहीं, ये तो मुझे रॉन्ग लग रहा है। ऑप्शंस तो एक भी इसके करेक्ट जैसे नहीं लग रहे हैं। मैं इसका आंसर ये क्वेश्चन को बोनस समझ लो। क्वेश्चन नंबर 38 को आप लोग बोनस समझेंगे, मुझे इस ऑप्शंस पे भरोसा नहीं लग रहा है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट इज डबल्ड द इंटेंसिटी फ्रॉम अदर। मतलब I1 को हम 2I मानेंगे और I2 को मानेंगे I। तो I मैक्स जो होगा वो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो यानी ये बन जाएगा √2I प्लस √I का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो √2 प्लस 1 है ना, तो यानी ये जो तुम्हारा बना, जो भी यहाँ पे बन करके निकला है, तो ये बन गया √2 √I को अगर हम लोग कॉमन भी ले लें तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू I ऐसा बनेगा। और I मीन जो बनेगा मिनिमम वो ऐसे यहाँ माइनस होता है, तो वो बन जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू I। तो अगर रेशियो भी लेंगे तो ऐसा तो कोई भी वैल्यू नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस तो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 38 कैन बी ट्रीटेड एज द बोनस। ठीक है, चलिए 39 in Young's double slit experiment intensity of light at a point on the screen is K। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। अच्छा, जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है वहां मैक्सिमा बनता है या मिनिमम बनता है? हम लोग सब जानते हैं कि वहां मैक्सिमा बनेगा।
तो पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो वहां पर मैक्सिमा ही बनेगा, क्लियर है। और अगर ये दो स्लिट है, यहाँ इंटेंसिटी आई है, यहाँ इंटेंसिटी आई है, तो ऐसे में जहां भी मैक्सिमा बनेगा वहां पर इंटेंसिटी 4i बनेगा। वी ऑल नो दिस। ये 4i का वैल्यू कितना दिया हुआ है, k। तो 4i अगर k है तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, k/4। पहले इतना बात समझ में आ गया सबको? इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में भी करके रखा है। ओके, नाउ द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/4। तो अगर जहां पाथ डिफरेंस λ/4 है वहां पर पहले फेज डिफरेंस निकालो, 2π/λ इंटू डेल एक्स यानी λ/4, तो ये आ गया π/2। तो आई रिजल्टेंट जो होगा वो I1 प्लस I2, फॉर्मूला सबको पता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल फाई। तो यहां से देखो डेल फाई निकल गया, वो यहाँ रख दे, तो वो तो cos 90 हो गया, ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये तो पूरा पूरा जीरो, मतलब I1 प्लस I2। तो I1 का वैल्यू भी k/4, I2 का वैल्यू भी k/4, तो k/4 प्लस k/4 कितना बनेगा, k/2। दिस वन विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंचते हैं। द क्लाउड्स इन स्काई जनरली अपीयर टू बी व्हाइटिश, करेक्ट है। डिफ्रैक्शन ड्यू टू क्लाउड्स इज एफिशिएंट इन इक्वल मेजर एट ऑल वेवलेंथ्स, ठीक बोल रहा है। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से आता है कि क्लाउड तो व्हाइटिश ही होता है और सनरेज आता है, अगर व्हाइट दिख रहा है तो इसका मतलब कि जितने भी वेवलेंथ है सब मिक्स हो रहे हैं, मतलब क्लाउड में सारे तरह के पार्टिकल्स हैं जो किसी हर एक वेवलेंथ को डिफ्रैक्ट कर ही दे रहे हैं, ये इसका मतलब है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि इक्वल मेजर में होगा, इक्वल अमाउंट में होगा, तभी तो वो फिर से मिल रहे हैं, तभी तो वो व्हाइट दिख पा रहे हैं। तो ये दोनों ही करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट ही रहेगा, ठीक है। चलो 41 पर आ जा। द पैटर्न एंड पोजिशन ऑफ फ्रिंजेस ऑलवेज रिमेन सेम। The pattern and position of fringes always remain same even after the introduction of transparent medium in a path of one of the slit. There is a mistake in the question, please correct it. The pattern ही है बस, यहाँ पोजीशन नहीं है, प्लीज करेक्ट इट, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये PYQ भी है, सो यहाँ पर सिर्फ पैटर्न रहेगा। द पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस ऑलवेज रिमेन सेम even after the introduction of transparent medium in a path of one of the slit। तो ये वाला वर्ड नहीं है, पैटर्न तो सेम ही रहता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस इधर उधर हो जाता है ना। अच्छा, द सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट और डार्क डिपेंड्स अपॉन इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस। सही बात है, इनिशियली क्या दोनों का फेज, अगर इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं रहेगा तो सेंट्रल बनेगा ब्राइट, और अगर इनिशियल फेज डिफरेंस है तो हो सकता है कि यहाँ पे सेंटर पे ब्राइट ना भी बने। तो ये भी करेक्ट है, करेक्ट ये भी है, लेकिन दोनों का कोई लिंकेज नहीं है, क्योंकि वो स्लैब की बात कर रहा है और ये ब्राइट डार्क के बनने की बात कर रहा है। तो दोनों करेक्ट तो है, आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट, ये सेकंड ऑप्शन ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको नहीं काटता इस वर्ड को, तो क्या कोई और करेक्ट हो सकता था? क्या कहीं पर है assertion is false? क्योंकि PYQ है ना, मुझे जितना याद है कि assertion is false था ही नहीं, assertion is true। अच्छा, दोनों ही false, नहीं, इसको काटना पड़ेगा, इसको काटना ही पड़ेगा, इसको कट कर दो तो प्लीज आप लोग सबके साथ। द पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस, क्लियर है ना, अब ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया, द पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस। चलिए नेक्स्ट 42 में दो पोलराइड है P1 P2 विद द एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक ये है एक ये है, ठीक है। इसका अगर ऐसा है तो इसका ऐसा मान लेते हैं। अ थर्ड पोलराइड P3 इज केप्ट इन बिटवीन P1 एंड P2, यहाँ पर रख दिया, और उसका एंगल कितना पे है, 45 पर है। अच्छा, ये 45 पर है। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू P2, अच्छा ये P1 है, ये तो P3 है और ये P2 है, ओके। एक अनपोलराइज्ड लाइट था आई नोड का, तो अगर यहाँ पर आई नोड आया तो पहला पोलराइजर से पास करने के बाद इसका इंटेंसिटी हो जाएगा I0/2। होप सो सबको क्लियर है कि अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट
किसी भी पोलराइजर से पास करे, वॉट एवर बी द एक्सिस, तो हमेशा इंटेंसिटी आधा होता है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी हो जाएगा वहां हो जाएगा, ये पोलराइड से पोलराइड हो रहा है तो यहाँ मैलस लॉ फॉलो होगा, तो आई नॉट बाई 2 इंटू ये जो भी यहाँ इंटेंसिटी है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 45, क्योंकि ये एंगल है कितना 45 पर, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमें मिलेगा इसका भी जो इधर पे है उतना इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू तो हो चुका है आई नॉट बाई 4, है ना। यानी अब यहाँ पर मिलेगा आई नॉट बाई 4 इंटू अगेन 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 ये 45 डिग्री ही होगा, तो कॉस स्क्वायर 45, सो द आंसर शुड बी आई नॉट बाई 8, आई नॉट बाई 8, ठीक है। रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर टू वेवलेंथ्स दिस एंड दिस। अच्छा, रिजॉल्विंग पावर जो है ना वो प्रेजेंटली सिलेबस से हटाया है, पहले ये क्वेश्चन को आता रहता था। तो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एक्चुअली इस क्वेश्चन को रखना चाहिए हमें, एग्जैक्टली कहीं पर ऐसा लिखा हुआ भी नहीं है कि हटाया गया है, बस ना वो वाला टॉपिक अभी अब एनसीईआरटी में कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसा करके कुछ है। तो बट स्टिल बी रेडी, बस इतना ही याद रखो कि रिजॉल्विंग पावर जो रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, याद रखेगा, कहीं पर नोट कर ले, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, बस बात खत्म हो गया। आर यानी सॉरी पावर है ना, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ऐसे करके लिख दे, ठीक है। अच्छा, वेवलेंथ है 2, तो क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो P1 बाई P2 हो जाएगा लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, लैम्डा 2 हो गया 6000 बाई 4000 यानी 3:2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 44 में साइन इनवर्स पोलराइजिंग एंगल, ये तो रिपीट हो गया, ये पहले एक क्वेश्चन आ चुका है, शायद 31 में था कि क्या था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये आ चुका है, मैंने देखा था अभी, तो ये रिपीट हो गया, ठीक है। 45 को देखते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू ब्रूस्टर्स एंगल, देन, अच्छा ब्रूस्टर्स एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम बोथ आर पार्शियली पोलराइज्ड, गलत, रिफ्लेक्टेड इज फुल्ली पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड बीम इज पार्शियली पोलराइज्ड, गलत, रिफ्लेक्टेड बीम इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, रिफ्रैक्टेड बीम इज पार्शियली पोलराइज्ड, राइट एंगल टू ईच अदर, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आज का जो सॉल्यूशन हमने किया है, मुझे उम्मीद लग रहा है कि थोड़ा सा तो लेंथी वीडियो बना है, बट यकीन मानो कि इसमें बहुत सारे जगहों पे कॉन्सेप्ट भी छुपे हुए थे, तो तुम लोग जो है इसको पूरा देख लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल था थोड़ा सा, जो रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स से ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो अगर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को बस रखें तो एग्जाम में नहीं फंसेंगे। और ये रिवीजन वीडियो था, मतलब ये हम लोग रिवीजन में ये सब क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसलिए भी क्वेश्चंस का लेवल को थोड़ा ज्यादा रखा था। नीट में रे ऑप्टिक्स से थोड़े कम लेवल पर रहेंगे, तो अगर इसके सारे क्वेश्चंस को तुम, मैं कहूँगा एटलीस्ट एक बार और अगर लगा लो तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलो फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ऑल द बेस्ट।